नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं दहाड़। 5 राज्यों के चुनावों में 4 राज्यों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और आज पूरी ताकत झोंकी जा रही है तेलंगाना में। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उन तमाम लोगों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, दोनों तरफ से उनके ऊपर जमकर पुष्प वर्षा हो रही है और वहां पर मौजूद उनके साथ में एक शख्स उनको बताते हुए ये नजर आ रहा है कि देखिए, वहां से भी लोग आपका इस्तकबाल करने के लिए आपके सामने अपनी मुस्कुराहट देने के लिए मौजूद हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं हैदराबाद में। आप देखिए, दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है। हैदराबाद से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ हैदराबाद में मौजूद है, इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं कि इस 5 राज्यों के चुनाव की झड़ी में एक राज्य तेलंगाना भी है और इसे कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट है 2024 से पहले का। लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनावों से पहले का, और इसीलिए कोई भी राज्य में किसी तरह की कोई कोताही किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बरती जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब बचा है तेलंगाना। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होना है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी में, कांग्रेस में और टीआरएस जो अब बन चुकी है भारत राष्ट्र समिति, इन तीनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। कल तेलंगाना में चुनावी प्रचार थम जाएगा। उससे पहले तीनों पार्टियां जीत के दावे कर रही है और ये दावे 7वें आसमान पर है। लोगों के लिए जोर शोर से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। और इस बीच तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम आरक्षण पर एक बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के कारण एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारा जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्लिम आरक्षण रद्द करने की बात कर चुके हैं। बीजेपी के इस बयान का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर विरोध किया है और बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया है। सीएम योगी ने क्या कहा और उस पर ओवैसी ने क्या रिएक्शन दिया, पहले मैं आपको वो सुना देना चाहती हूँ। मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी को? मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। अब एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीआरएस मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी जुगत में लगी हुई है। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता 2014 के पहले एआईएमआईएम और कांग्रेस को वोट किया करते थे, इन दोनों पार्टियों को। लेकिन 2014 के बाद केसीआर के साथ वो मिल गए या चले गए उनके साथ। केसीआर ने मुस्लिम आरक्षण और मौलानाओं को वेतन देने जैसी कई सारी योजनाएं चला रखी है। लेकिन इस बार कांग्रेस मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण कोष के 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है उस कोष में देने के वादा किया है और मुसलमानों के लिए खास योजनाएं शुरू करने, उनको नौकरियों में खास प्राथमिकता देने का वादा किया है। मुस्लिम संगठन भी इस बार बीआरएस और कांग्रेस को लेकर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे राजनीति करने वाली एआईएमआईएम इस बार भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी जगह बीआरएस का वो बाहर से समर्थन कर रही है।
फ्रेंडली फाइट हो रही है। मुख्यमंत्री केसीआर ने वादा किया है कि सरकार बनने पर वो हैदराबाद के पास मुस्लिम युवाओं के लिए IT पार्क जो है वो बनवाएंगे। केसीआर के इस ऐलान के पीछे रणनीति क्या है, आप वो भी समझ लीजिए। दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स कितने आप जानते हैं? 12%, उससे थोड़े ज्यादा। तेलंगाना की 119 सीटों में से 48 सीटों पर मुस्लिम डिसीजन मेकर है। तेलंगाना के सभी जिलों में मुसलमान मजबूत पोजीशन में है। हैदराबाद की 24 में से 10 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केसीआर और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो ओवैसी कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। आज दहाड़ में यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या तेलंगाना में तीनों पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए होड़ में लगी हुई है? क्या मुस्लिम आरक्षण से SC, ST और OBC के हक प्रभावित हो रहे हैं? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण तुष्टीकरण का नया हथियार बन गया है? इन सारे सवालों का जवाब और उस पर बहस करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दानिश कुरैशी भी नजर आ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के। अवनीजेश अवस्थी जी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आकाश मुनि जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और अनंत विजय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप मंडल का हम इंतजार करें, इनफैक्ट मुझे यहाँ स्टूडियो में वो नज़र आ रहे हैं, वो किसी भी वक्त अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं बहस की शुरुआत कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, तीनों पार्टियाँ मतलब कांग्रेस, AIMIM और BRS, ये तीनों मुसलमानों को रिझाने लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आप उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आप पे आरोप लग रहा है कि ये सब तो कह रहे हैं आरक्षण देंगे, अलग से प्राथमिकता नौकरियों में देंगे, आपके मौलानाओं को वेतन भी देंगे, आपको किसी तरह की कोई कमी पेशी ना है वो सारी चीज़ें करेंगे, और आप कह रहे हैं कि आरक्षण जो आपको मिला हुआ है वो हम आपसे ले लेंगे। देखिए रूबिका जी, इन पार्टियों की तुष्टीकरण की ही राजनीति रही है और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम ही भारत के विभाजन में परिवर्तित हुआ था। आपने जो 1919 में लखनऊ पैक्ट किया, उसके बाद जिस तरह से जो है मुस्लिमों के लिए अलग से जो है कॉलेजियम्स खड़े हुए वोटर्स के, उसी का परिणाम कालांतर में इस देश में धार्मिक आधार पर विभाजन का हुआ। पूरे विश्व में जो विभाजन हुए, नस्ल के आधार पर हुए, भाषा के आधार पर हुए, भूगोल के आधार पर हुए, धर्म के आधार पर एकमेव विभाजन जो है वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और जब संविधान सभा में मुस्लिमों को आरक्षण देने का विषय लाया गया, तब जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का इस आधार पर विरोध किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उस समय जो अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया गया, उसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण थे कि अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हुआ था, अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय हुआ था, मुसलमानों के साथ का अन्याय। और तेलंगाना में कैसे अन्याय हो सकता है? वहां तो हैदराबाद में निजामी शासक थे, सबसे लंबे काल सबसे अमीर शासक थे, वहां रजाकारों ने उत्पीड़न हिंदुओं का किया था, ये इतिहास है। तो ऐसे में जो है वहां का मुसलमान जो है, सारे मुसलमान कैसे पिछड़े हो सकते हैं? मुसलमानों में कुछ जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, उनको OBC आरक्षण में लाभ मिलता ही मिलता है, पूरे देश में मिलता है। तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर अतिरिक्त आरक्षण देना, ये तो संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी संविधान की, उसके विरोध में है। दानिश कुरैशी जी, बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं। हम संविधान में कही गई बात को आगे रख रहे हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता है, और आप वहां पर अगर तेलंगाना में ऐसा आरक्षण दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दानिश जी देखिए रूबिका जी, मैं तो शुक्ला साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 में स्पेसिफिकली मुसलमानों को और ईसाइयों को उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने क्यों एक्सक्लूड कर दिया, और वर्तमान कहलाती क्या कहते हैं देश की हितैषी मोदी सरकार ने अब तक उसे बहाल क्यों नहीं किया? अगर आप उस पर बहाली कर देते तो ये हालात ही नहीं बनते। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। मामू के लिए तो सब आप तेलंगाना में तो आप देख रहे हैं कि हम तो साफ तौर पे खुले मन से काम कर रहे हैं किसके साथ में और किसके विरोध में, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो आपको समूचे तेलंगाना में नजर आ रहे हैं। पूरे देश में उनकी राजनीति एक ही
है। मुझे बताइए कि क्या बदलाव है उस पॉलिसी में। आप संविधान की बात करते हैं तो 341 में जो नोटिफिकेशन इश्यू कर रखा, वो पाबंदी लगा रखी है, मुझे बताइए कि क्या वो संविधान का हनन नहीं है? क्या शुक्ला जी उस पे क्या कहेंगे? पूछिए उनसे, जवाब नहीं होगा उनके पास। दिलीप मंडल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मेरे बाकी मेहमान। प्रेम जी मैं आपका रुख करूंगी। दिलीप जी। कुरैशी जी ये बताइए कि मुसलमानों का आरक्षण चाहिए क्यों? ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल रहा है, तो मुसलमानों को कौन सा आरक्षण चाहिए जिसके लिए आप बात कर रहे हैं? और अगर आप बात करें कि शेड्यूल कास्ट में आप आना चाहते हैं, मान लीजिए कुरैशी जी कि आप ऐसी जाति के हैं जिसके साथ आपके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, आपको मंदिर में घुसने में वो मारते पीटते हैं, आपको घोड़ी से उतार देते हैं, मूंछ आपकी काट देते हैं, मान लेते हैं कि मुसलमानों में ये सब जातिवाद गंदे तरीके से चल रहा है, तो अगर ये चल रहा है तो इसके लिए क्या आपका कोई क्लेम था आज़ादी के आंदोलन के दौरान? बाबा साहब ने तो आंदोलन किया, उन्होंने पूना पैक्ट किया, आप लोग का कौन सा आदमी था जो आंदोलन कर रहा था? आपको क्यों चाहिए? और आपको तो गरीबी दूर करनी है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अगर गरीबी दूर करनी है तो मनरेगा में जाइए, आप जनधन खाता खुलवाइए, 5 किलो अनाज लीजिए, मतलब गरीबी उन्मूलन के 50 तरीके हैं। क्या कोई रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन है आपके पास? कुरैशी जी मान लीजिए आप जो आपकी जाति है, मान लेते हैं आप सैयद हैं, आप क्या अंडर रिप्रेजेंटेड हैं? आपको आरक्षण चाहिए क्यों? क्या करेंगे आप आरक्षण का? मतलब कहाँ आपको दिक्कत क्या है? ओके कुरैशी जी 30 सेकंड्स एंड देन आई मूव ऑन। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरैशी हूँ, कुरैशी का जो काम है वो कसाई खाने से जुड़ी। ओबीसी में आप ऑलरेडी होंगे ना? बताइए, सुनिए, आप ओबीसी में होंगे ना, तो ओबीसी आरक्षण लीजिए, मजे कीजिए। इंटरप्ट मत करिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, सुन लीजिए। अब सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करे जाए तो उनके पास तो एक भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान कोई है। अगर हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो दानिश कुरैशी उस सीट पे क्यों नहीं लड़ सकता जिस सीट पे आप लड़ सकते हैं? बताइए आप, ये क्या संविधान का हनन नहीं है? बीजेपी के साथ सेटल कीजिए ना कि आपको क्यों वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप आरक्षण क्यों घुसना चाह रहे हैं? हम संविधान के आधार पर सेटल करेंगे, बीजेपी से क्यों करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे बीजेपी? आप ये बताइए 1950 का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर तो बाबा साहब उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर में आप नहीं आ सकते हैं। अरे सुनिए मेरी बात, आपके साथ कहां छुआछूत हो रहा है? नोटिफिकेशन तो नेहरू की सरकार ने इश्यू किया था। हाँ, उसमें बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं ना कि आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पूरे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसकी जवाबदेही हमारा देश संविधान करता है, बताइए मेरे हक के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके आप क्या कहेंगे? एक सेकंड सुनिए ना, ये तो आसान तरीका आप लोग अपना रहे हैं ना। अभी शुक्ला जी ये बता रहे हैं कि उस वक्त की स्थिति जो देखी गई थी उसमें इस स्टेट के मुसलमान तो बड़े सेठ किस्म के मुसलमान हुआ करते थे। वहां हैदराबाद के मुसलमानों को कोई कमी पेशी थोड़ी थी, और आज भी कोई कमी पेशी थोड़ी है। किस बात का आरक्षण आपको चाहिए? आरक्षण मिलता है उनको जिनकी जो संपूर्ण रूप से या एक अच्छे तरीके से बाकी सारे लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। समाधि यादव है, चाहे वो मस्जिदों में आपको जाने से रोका जा रहा हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने से रोका जा रहा हो, नौकरियों में। आपको एक आईटी पार्क चाहिए, क्यों चाहिए भाई मुसलमानों को? और वहां पे हिंदू काम नहीं करेगा तो इस लिहाज से तो किसी भी हिंदू फैक्ट्री में जिसका मालिक हिंदू है वहां पे मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे हाँ मुसलमानों के साथ गड़बड़ी हो रही है, क्यों होना चाहिए? आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे क्यों नहीं बोल पा रही? क्यों घबरा रही हैं आप? मुझे ये बताइए। मैं कहां घबरा रही हूं? मैं तो सीधे सवाल पूछ रही हूं आपसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बताइए आप। चलिए बताइए आप कहां है? आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? बताइए तो आप। संविधान का अपमान है कि नहीं है? अनंत विजय जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। सुना आपने क्या कह रहे हैं कि हमें तो भाई दानिश कुरैशी उस शब्द का इस्तेमाल कीजिए बार बार। किस पे हम लोग कतरा रहे बात करने से? प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन चाहिए, इनको कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहां प्रावधान है? रिप्रेजेंटेशन। अनंत विजय, 13% मुसलमान है इसलिए 13% सांसद होंगे, ये नियम कहां पर है? मैं तो इनकी इस सोच को सुनकर हैरान हूं कि अब विभाजन की विभीषिका झेलने के बाद ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। विभाजन देश का इसी आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की मांग ये कर रहे हैं, इसी सोच के अंतर्गत और इसी सोच के आधार पर भारत के 2 टुकड़े हुए थे।
अब भी अगर AIM बहुत के खतरनाक प्रवक्ता डिमांड है। उसी सोच की बात कर रहे हैं, तो मुझे हैरानी हो रही है कि इस देश में इतना झेलने के बाद, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदुओं ने झेला, मुसलमानों ने भी उतना ही झेला, और ये बिल्कुल संविधान सम्मत बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। और इनको अगर आरक्षण की मांग करनी थी, मुझे प्रसन्नता इस बात पे होती कि अगर ये कहते कि मुसलमानों का जीवन स्तर अच्छा किया जाए, उनकी शिक्षा बेहतर की जाए, उनके लिए नौकरी और रोजगार के अवसर किए जाए। क्या आवश्यक है कि मुसलमान MLA MP और पंचायत में बनेंगे तभी उनका उत्थान होगा? ये मुझे बड़ी अजीब सी सोच लगती है, और ये संविधान के खिलाफ की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पूरा जो राइट टू इक्वालिटी है, अगर उसके हर अनुच्छेद को देखें 14 से लेकर, तो कहीं मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगता है कि अगर आप आरक्षण की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं OBC समुदाय और SC ST समुदाय की जो हिस्सेदारी या उनका जो सामाजिक उत्पीड़न हुआ, उन्होंने जो झेला, या उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको बाधित करने का प्रयास आप कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हमारे संविधान में, और इसकी पूरी व्याख्या की गई है। और दिलीप जी ठीक कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, या जो उन्होंने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के खिलाफ जाने का प्रयास भारत के वो मुसलमान क्यों कर रहे हैं जो पढ़े लिखे माने जाते हैं? अरे आप अच्छी पढ़ाई की मांग करो, अच्छे अवसर की मांग करो, आरक्षण से क्या मिलेगा आपको? ओके आनंद जी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। आकाश मुनि भी हमारे साथ बने हुए हैं, अवनीजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ है। आकाश मुनि, तुष्टीकरण मतलब किसी तरह उस वोट बैंक को रिझा दो और उस वोट बैंक को ये सोचने का वक्त ही मत दो कि ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं या ये हमारे लिए सुसाइड बॉम्बर्स की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा। ये जो पर्टिकुलर डिबेट है, ये हिंदू और मुस्लिम का है नहीं, ये रिजर्वेशन का डिबेट है नहीं। ये डिबेट है कि नहीं कि कैसे एक चुनावी रणनीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ताकि ना कि वो रिझाया जाए हिंदुओं को और बोला जाए कि ना कि देखो ये जो बिल है वो हिंदुओं का अगेंस्ट में है, मुसलमानों को ये रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक्चुअली ये है नहीं। ये पर्टिकुलर बिल है, मैं थोड़ा सा फैक्ट रख लूं, आप मुझे मौका देंगे तो। नो बट लिसन टू मी सर। आकाश मुनि वेट, मैंने यहाँ हिंदुओं की कोई बात नहीं की है। मैंने आपकी बात नहीं की। ना मेरे शो में आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। यहाँ पर हिंदुओं की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं इस वक्त मुसलमानों की बात कर रही हूँ। डोंट ट्राई टू मेक इट हिंदू मुसलमान, डोंट ट्राई टू क्लेवरली मेक इट हिंदू मुसलमान। मैं बहुत सोच समझकर यहाँ पर हिंदुओं की बात ही नहीं हो रही। मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रही हूँ, उनके खिलाफ हो रहे तुष्टीकरण की बात कर रही हूँ। यू बेटर नो, बिल्कुल नहीं। मैं हिंदुओं की बात ही नहीं कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदुओं की बात नहीं है, मुसलमानों की बात कीजिए। नो स्पेस यहाँ। आप मुसलमानों की बात कीजिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर बात कीजिए। देखिए, आप अगर मुझे अगर यहाँ प्रेम शुक्ला बैठकर ये कहते हैं कि सारे हिंदुओं को आरक्षण दिया जाएगा, मैं ये दावा करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल करती कि आप कौन होते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले? आप भारतीय जनता पार्टी की बात समझ नहीं पा रही हैं तो मुझे समझाने दीजिए, आप फिर अपना वक्तव्य रख लीजिए। ना बस मैं एक बात क्लियर करती हूँ, ये डिबेट इज नॉट अबाउट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दिस इज अबाउट मुस्लिम आरक्षण। सीधा उस पर आइए क्लियरली। मतलब अगर तुष्टीकरण बात हो रही है तो हम सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण की बात करें, हिंदू तुष्टीकरण की बात नहीं कर सकते आपकी डिबेट पे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है तो मैं आगे बढ़ लूं। अभी तेलंगाना में रिजर्वेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? उस पर बात करने से प्रॉब्लम हो रही है? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आपका, क्योंकि आप मेरे डिबेट को गलत ले जा रहे हैं। दानिश कुरैशी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। आप जबरदस्ती का हिंदू मुसलमान घुसा रहे हैं इसमें। आप बात कीजिए मुस्लिम रिजर्वेशन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीरियड। मैं अभी सिर्फ फैक्ट्स रखना चाहता हूं यहाँ पे। जो हमारे होम मिनिस्टर साहब गए थे कर्नाटका पहले और अभी तेलंगाना गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर मुस्लिम रिजर्वेशन विच इज गिवन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब न कि असंवैधानिक है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जस्टिस BV नागरत्ना के द्वारा कि अगर ये मैटर सब जुडिस है
तो इस मैटर के जब सब जुडिस होते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद में रहने वाला इंसान ऐसी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। मैं कोट अनकोट बता रहा हूं कि ना कि व्हेन द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट देन स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी मेड बाय एनीबॉडी एज सच। ठीक है, पहला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे तो उससे बात नहीं होगी क्या? ऐसे नहीं होता है, नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का कहा उन्होंने 2004 में, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर मामले में क्या कहता है? ये कहता है कि कोर्ट Muslims as a group are entitled to affirmative action, social reservation within the constitutional dispensation. It means अरे हाई कोर्ट गलती नहीं कर सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों आई है? सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों आई है अगर हाई कोर्ट के फैसले में कोई दोष नहीं है तो? ये बहुत ही मतलब ना कि बहुत ही ये क्यों होता है मुझे पता नहीं। हाई कोर्ट में देवता नहीं बैठते हैं ना, गलती होती है। ये प्लीज हैकल मत करिए, हैकल मत करिए, ठीक है ना? मुझे बोलने दीजिए। आकाश मुनि, ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड मैंने 2 फैक्ट्स रखा। अब तक किसी ने आपके यहाँ पे फैक्ट्स नहीं रखा, मैंने 2 फैक्ट्स रखा। नहीं, तीसरा फैक्ट अगर आप दिलीप मंडल गाना गा रहे थे, फैक्ट ही तो रख रहे थे। दानिश कुरैशी जी कोई गाना गा रहे थे, वो भी फैक्ट ही रख रहे थे, सब फैक्ट ही रख रहे थे। हाँ बोलिए। मैंने देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेटोरिक एंड फैक्ट्स। वक्तव्य और फैक्ट में अंतर होता है, तथ्य और वक्तव्य में, ठीक है। तीसरा बात मैं बताना चाहूंगा कि ना कि आप ये बोलेंगे कि ना कि ये तो हाईकोर्ट का कमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर देन इन 2015 मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? पार्लियामेंट में उन्होंने लिखित दिया, क्या दिया? उन्होंने कहा, सर पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उत्तर दे दीजिए तब पार्लियामेंट पे आइएगा। प्लीज एक मिनट आकाश मुनि जी, एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। 4.5% फॉर माइनॉरिटीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियनिस्ट, पारसीज फ्रॉम विदिन 27% रिजर्वेशन ओबीसी, मतलब 27% ओबीसी रिजर्वेशन से 4% निकाल के इन माइनॉरिटीज को दिया गया सेंट्रली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे कोर्ट। कहां सेंट्रली दिया गया? आप गलत कोट कर रहे हैं क्या? वो कह रहे पार्लियामेंट में कहा गया है। अच्छा ठीक है आकाश जी, आपने जो बात कही अब मुझे अब इस पर रिएक्शन ले लूं। आपने कहा ये एक तो आपने हाई कोर्ट का जिक्र किया, ऑब्जर्वेशन का, वो कोई आदेश नहीं था, ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं मान रही हूं आकाश जी। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें, फिर आपने मुख्तार अब्बास नकवी का जिक्र किया। अब मुझे इन सब पे जवाब ले लेने दीजिए ना। अवनीजेश अवस्थी जी पहले जवाब दीजिए और उसके बाद शुक्ला जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। हाँ अवनीजेश जी। रुबिका जी, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आकाशदीप मुनि जो हैं वो कोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिवली करते हैं ये कोर्ट की बात। कहो तो आकाशदीप मुनि जी, आपको कई कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां सुना दूं कि शायद आप फिर बैठने लायक न रहे यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, रुबिका जी, आज मुस्लिम आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण की बातचीत संविधान सभा में विस्तार से इस पर चर्चा हुई। आज जो लोग संविधान को बचाने की दुहाई देकर के आगे और रेंग रहे होते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा साहब के होते हुए इस पर जब बहस हो चुकी है तो उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं। और अगर आप कहते हैं कि संविधान जब बन रहा था तब मुस्लिमों की यह स्थिति नहीं थी, अब है, तो पहले यह बताओ कि आजादी के बाद इतने सालों में उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मुस्लिमों की स्थिति उसके पहले ये नहीं थी और अब ऐसी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो आज उछल करके मुसलमानों को यहां से लेकर के राजस्थान तक और केरल तक जो मुसलमानों के वोट की दुकान चला रहे हैं, जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले रुबिका जी। हाँ अवनीजेश जी एक सेकंड, मेरे साथ 6 मेहमान यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहती हूँ एक बार प्रेम शुक्ला जी, आकाश मुनि और दानिश कुरैशी ने कुछ सवाल उनसे पूछे, उसका जवाब दे दे, फिर मैं आपका रुख कर लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने जी? प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दानिश कुरैशी कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता? देखिए, प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन तो इस देश में जो है सैकड़ों जो हैं जातियां हैं, पंथ हैं
और अभी तो जो है जो 2011 का जनगणना हुई उसमें 4 लाख से अधिक जातियां हैं, तो 4 लाख से अधिक जातियों को प्रोपोर्शनेट शेयर और रिजर्वेशन आप कैसे देंगी? 4 लाख जातियां हैं इस देश में। सही बात है। ओबीसी और को 542 सीटें हैं, ओबीसी को फिर 5% चाहिए, कहां से दोगे? कैसे दे देंगे मुझे बताइए ना। दानिश भाई कैसे दे देंगे? मैं जवाब कह रहा दीजिए ना। हूँ 4 लाख जातियों को कैसे दे देंगे, कैसे प्रोपोर्शन बनाएंगे, बता दीजिए मुझे। बताइए। तो कोई इसमें नहीं। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 मई 1949 को ताजिमुल हसन जो मुस्लिम मेंबर थे, उन्होंने भी ये बात कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, अनंत विजय जी ने भी ये बात कही, मैंने भी इस बात का स्मरण कराया कि इस देश का विभाजन इसी तरह से जो है आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का नाम लेकर मेरे पास भारत का आपने जिस संविधान तरह से है, धर्म के आधार पर तब आरक्षण किया उसका ही परिणाम है। ये मेरे पास भारत का संविधान है सर, सर। रूबिका जी, और ये भारत के संविधान जी, के जी। सर रुक जाइए, सुन लीजिए आप। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दानिश कुरैशी जी, ये मेरे देश का संविधान कह रहा है। समता का मौलिक सिद्धांत है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार को नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा? आधार तो ये कह ही रहा है, बिल्कुल हम यही तो कह रहे हैं कि यही आधार होना चाहिए, तो फिर आपको नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा? तो पावर स्टेट को ही देंगे ना भाई। देखिए, इंटरप्ट मत करिए। आप आर्टिकल 341 गलत आप उसको जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ मैं आपको एक सेकंड बता रहा हूँ, आप आर्टिकल 341 मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप आर्टिकल 341। रूबिका जी, मेरी आपसे अपील है कि आप आर्टिकल 341 को सिखा दीजिए, आप इनको आर्टिकल 341 सुना दीजिए। हाँ, नहीं, उसका नोटिफिकेशन कहाँ है बताइए आप? क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था उसके आधार पर? वो इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था कुरैशी साहब, कुरैशी साहब सुनिए, गौर से सुनिए। आप पहले जवाब सुन लीजिए। जवाब मिल देखिए, रहा नाम दानिश कुरैशी है, आपका नहीं है ना? पूछा दानिश कुरैशी से, आपका नाम दानिश कुरैशी नहीं है। अरे दानिश भाई सुनिए, सुनिए आपका सवाल, आपके सवाल का पॉइंटेड जवाब देखिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था वो लॉ मिनिस्ट्री ने जारी किया था। उस समय लॉ मिनिस्टर बाबा साहब थे। फैक्ट देखिए ना, इसमें बताइए क्या गलत मैं बोल रहा हूं। और उसमें यह कहा गया था कि जो उसकी व्याख्या है कुल मिलाकर कि मुस्लिम और ईसाई जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आ सकते हैं। कुरैशी जी, आप कसाई जाति से हैं और आपको ओबीसी आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। उसमें वो उन दो समुदायों को, इसलिए दो धर्मों को शामिल न करने के पीछे संविधान सभा की पूरी बहस पढ़ लीजिए। स्पष्ट रूप से जो पूना पैक्ट है वहां से शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण आता है, और वो डिबेट हुई है हिंदुओं के बीच में और वहां के शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में। उस समय कोई डिमांड ही नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेटल्ड मैटर है कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं आएंगे। जो तय मैटर है वहां को, उसको आप अच्छा, तो और अगर यही होता, उसने एक मिनट फाइनल वर्ड, उस कैबिनेट में 2 मुसलमान मंत्री थे, क्या उन्होंने विरोध किया उस समय? क्या हुआ क्या था? मतलब आप ये जो इशू ला रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर में, आप मुसलमानों को लाना चाहते हैं। दानिश जी जवाब दीजिए। क्या आपके यहाँ छुआछूत होती है? वो बोलने तब तो मैं जवाब दूंगा। मुसलमानों को मस्जिद में घुसने के लिए आज तक मारा गया है। ओके दिलीप जी, दानिश भाई जवाब दीजिए। 30 सेकंड सर, मैं 30 सेकंड सबको दे रही हूँ। दानिश जी जवाब दीजिए। जी, देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि आप मुझे यह समझा दीजिए कि अभी शुक्ला साहब कह रहे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कैंडिडेट कितने उतारे ये बताइए। आपके पास है मुसलमानों का लिस्ट? नहीं है। तो आप नहीं चाहते तो ऐसे नहीं चलेगा। रूबिका जी, मैं नहीं चर्चा करता इस तरह से वो मच्छी बाजार खोलेंगे तो मेरा काम नहीं है। आप मुझे माफ करें, आप जानते हैं तो यही तो लगा रहे हैं, बीच में इंटरप्शन। एक सेकंड दानिश भाई, डू नॉट गेट एजिटेटेड। यहाँ पे कोई एक दूसरे बात एजुकेशन की है नहीं, हर बार बीच में हर बार स्पेशल प्रिविलेज दे रही है उनको। यही तो मुखालिफत है हमारी, क्या स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रही है मंडल जैसे लोगों को? स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रही हूँ,
प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 2 बार इस बीच बोल चुके हैं। मैं अपनी बात अनंत विजय अपनी सिर्फ ओपनिंग मैं तमाम लोगों की बात सुन रहा हूँ और मैं फिर अपनी बात को कहता हूँ। कहिए ना फिर, कोई बीच में आके कूदता है मत प्ले कीजिए ना। आप जो चीख रहे हैं, अब मुझे अवस्थी को भी ऐसे ही चीखना चाहिए, अनंत विजय को भी ऐसे ही चीखना चाहिए, आकाश मुनि को भी ऐसे ही चीखना चाहिए कि मुझे जगह नहीं मिली, मुझे मौका नहीं मिला। अब मैं 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड दे रही हूँ, अपनी बात रखिए, बस रिलैक्स ना, बस रिलैक्स बिना इंटरप्ट बोलेंगे तब ठीक है। हाँ बोलिए। तो शुक्ला जी से ये पूछ लीजिए कि कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने उतारे, कितने एमएलए इन्होंने उतारे। गुजरात में तो एक एमएलए नहीं दिया, एक काउंसिलर नहीं दिया इन्होंने। केंद्र में इन्होंने कितने उतारे, कुछ भी नहीं। तो दिक्कत ये है कि आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या इस देश में जिन लोगों की आबादी है उनके प्रपोर्शन की अगर पार्टियों की तरफ से इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो आप बताइए किस तरीके से प्रोपोर्शन उनका बनेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देंगे, आप प्रोपोर्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे। आप ये चाहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता रहे, उनकी पॉलिसी में ये है, तो फिर आप मुसलमानों को क्यों चाहते क्या है? मुसलमानों से पूछिए इनसे, शुक्ला जी से, जवाब नहीं मिलेगा उनके। मुसलमान से आप लोग चाहते क्या, ये सवाल मैं पूछूं, और मुसलमान इनको वोट ना करें चल जाएगा, ये सिर्फ देते रहें, मुसलमान का हाथ यूं रहेगा। तो आप कहिए ना, आप कहिए ना कि और बाकी सब हाथ यूं मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। हाँ? सुनिए रूबिका जी, दानिश भाई, मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दीजिए। आप ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ लूटे, मुसलमान सिर्फ ले, देने की स्थिति में मुसलमान ना रहे। हम जैसे ही हमसे कुछ मांगा जाएगा हम कहेंगे अरे बेचारे हम गरीब, हम मजलूम, देखो ये हमसे मांग रहे हैं, है ना? आप यही चाहते हैं ना? मैं जवाब दूं? हाँ देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपकी ये दोहरी बात है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी आपको यहाँ नजर आती है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि 150 करोड़ की जो आबादी है वो प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण का मामला है। नहीं, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। दानिश भाई मेरा सवाल सुनिए, दानिश भाई मेरा सवाल क्या है? वोटर जो होता है ना, दानिश भाई वोटर जो होता है, मेरा सवाल वोटर जो होता है ना, वोटर्स होता है। आपको वोट मिले या ना मिले, लेकिन आप अपना बिल्कुल, मतलब आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने इस देश में क्या प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया तो क्या उनसे मतलब मुखालिफ हो जाएंगी? हाँ, नहीं है ना, आप यही तो कह रहे हैं, मुखालिफ नहीं है ना। तो कहाँ है बताइए ना? तो उनको भी मिल रही है, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, पूछिए उनसे, है ना? अरे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन का वो तो पूछिए। अब मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान, आप क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उनके लिए सब कर ले, है ना? उनको टिकट भी दे दे। साहब की सीट पे हिंदू कैंडिडेट दीजिए। मुझे 30 सेकंड क्यों नहीं दे रहे हिंदू कैंडिडेट वहां? बिल्कुल रूबिका जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। हाँ 1 सेकंड बस, मुझे एक जवाब चाहिए दानिश भाई से। एक बहुत बढ़िया सवाल आया है, आप एक हिंदू कैंडिडेट क्यों नहीं उतार देते असद ओवैसी वाली सीट से? नहीं, आप जाके देख लीजिए, आपको पता नहीं है? कैंडिडेट है हमारा ऑलरेडी, 7 सीटों में से एक कैंडिडेट है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जानकारी का अभाव है। असद ओवैसी वाली सीट से एक मुसलमान, जो जीतने वाली सीट है, जो विनेबल सीट है, वहां से आप एक मुसलमान को नहीं, एक हिंदू को उतारिए ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के, हमारी 350 सीटें, 300 सीटें हैं हमारी, नहीं है हमारी। ओवैसी प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए वो विनेबिलिटी वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विनेबिलिटी का नहीं, जो फॉर्मूला है वो नहीं। गजब है दानिश भाई, आप ठेका लेके बैठे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ठेका लेके बैठे हैं। मैंने तो ठेका लिया है, आप जैसे लोगों को एक्सपोज करने का, और मैं बहुत ओपनली कहती हूँ, मैंने आप लोगों का ठेका लिया हुआ है, आपको मैं बेनकाब करूंगी, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार करूंगी। रूबिका जी, हमारा दानिश भाई, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मुसलमानों को अगर इस तरीके से डराते रहेंगे और कहते रहेंगे देखो तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और सारी मलाई आप लोग खाते रहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो मैं व्यक्तिगत हो जाएंगी। रूबिका जी, आप व्यक्तिगत हो जाएंगी। दानिश भाई, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रही, मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपको बहुत ये बिल्कुल बस सम्मान ये बात कह रही हूँ। आप कह रही हैं कि आप कह रहे हैं मैंने बीजेपी का ठेका ले लिया है, मैंने बीजेपी का ठेका नहीं लिया, बीजेपी को कह रहा हूं ना, मैंने बीजेपी का, आप व्यक्तिगत हुए तो मैं आपको बताइए। अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? बीजेपी ने ठेका लिया है, अब बीजेपी को जवाब देना। अब दानिश भाई शांति से जरा सुनिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो आरिफ बेग जी से लेकर गुलाम हसन तक तमाम जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रहे। भारतीय जनता पार्टी ने APJ अब्दुल कलाम को सर्वोच्च समाधि पर राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया।
यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर आज तक की हिस्ट्री में शाहनवाज हुसैन वो मुस्लिम हुए, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे यहाँ मंत्री हुए, ऐसे तमाम मंत्री हुए। विविध राज्यों में आज भी मंत्री हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन AIMIM स्थापना से लेकर आज तक एक जनप्रतिनिधि हिंदू बताए जो आपने दिया हो, एक जनप्रतिनिधि बताइए। मैंने कम से कम आरिफ बेग, पहला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पहली सरकार बनी उसका विदेश मंत्री सिकंदर बख्त थे, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सतत राष्ट्रपति पद पर, विदेश मंत्री पद पर, नागरिक उड्डयन मंत्री पद पर, सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया। और आज भी जो है जो सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के जो है कश्मीर के हैं, ऐसे गुलाम हसन जो है हमारे राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य हैं। लेकिन आप एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम AIMIM की स्थापना से लेके आज तक जो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसका नाम बताइए। 30 सेकंड और उसके बाद में 30 सेकंड सबको दे रही हूँ। आपके पास जानकारी का अभाव है, हमारे पास 3-3 रिप्रेजेंटेटिव गुजरात के अंदर में भी है, अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाएगा, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा। दिक्कत आपकी क्या है कि आप जो है सच चीजों से कबूल करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊं, आपको मिल जाएगा। नाम बताइए ना। नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल नाम क्या, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। नहीं, वो दानिश कुरैशी कह सही रहे हैं, उन्होंने टिकट दिए हैं हिंदुओं को और उसमें जीते भी हैं जो जीत कर भी आए। रुबेका जी जीते भी हैं, जीते हुए भी हैं, वो जीत कर भी आए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपकी पार्टी का नाम प्रेम शुक्ला जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी है ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दानिश भाई की पार्टी का नाम जो है वो यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। सिर्फ ये जो नाम है उसका अगर मैं लबाब आपके सामने रख दूं तो वो है यूनिटी ऑफ मुस्लिम। सांप्रदायिक है ना, हम मजलिस करेंगे, ये स्वयं सिद्ध सांप्रदायिक मुसलमानों की एकता के लिए। AIMIM। ओके, ये फोटो बता रहे हैं जो हिंदू इनके रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आए है ना दानिश भाई? जी देख लीजिए आप। हाँ, कौन से MLA हुए, कौन MP हुए, किसको राज्यसभा में? आप रुबिका जी को मैं मैसेज कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। आप शुक्ला जी, अरे राज्यसभा लोकसभा नहीं है ना, राज्यसभा MLA बताइए, विधानसभा नहीं काउंसिलर है ना। MLA बताइए। काउंसिलर तो बीजेपी में भी होंगे ढेर सारे, 200-400 तो वो भी निकाल देंगे। तो अरे हमारी जितनी कैपेसिटी हम उतनी बात करेंगे ना। हम तो जिस दिन आ जाएंगे 200 की संख्या भेजता हूं। हम तो किसी से परहेज नहीं करेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। शुक्ला जी आप देख लीजिएगा, हम कभी नहीं नफरत करेंगे, जो भी हो। ठीक है दानिश भाई अब एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं चाहती हूँ कि एक एक करके 30 सेकंड मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं बाकी सारे प्रवक्ताओं को सुन ले और बाकी सारे जो वक्ता हैं उनको सुन ले, फिर मैं इस डिबेट को आगे ले लूँगा। ठीक है, ओके। देखिए, जो मुसलमानों का आरक्षण है वो संविधान के तहत नहीं हो सकता है, बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल देश विरोधी ये गतिविधि होगी अगर कोई सरकार दे रही है तो, और ये कतई नहीं होना चाहिए। संविधान सभा का सेटल्ड विषय है, ये तय हो चुका है कि नहीं मिल सकता है। अगर इस डिबेट को कोई खोल रहा है तो वो जो विभाजन की त्रासदी को फिर से दोहराना चाहता है, इसको बिल्कुल मत कीजिए प्लीज़। मुसलमानों को ऑलरेडी कई तरह के आरक्षण मिल रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है आरक्षण मिलने से, लेकिन वो अगर शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में घुसना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत प्रोपोजिशन होगा, ये नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी OBC में है, ST में है, EWS में है, वो वहां ले, वो तरक्की करें। मैं इसको तुष्टीकरण कह सकती हूँ, नहीं कह सकती हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, बिल्कुल तुष्टीकरण है ये। अगर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहा है तो बिल्कुल तुष्टीकरण है और बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र को तोड़ने वाली गतिविधि है। जब आप धर्म के आधार पर देंगे तो कल को ये होगा कि शेड्यूल कास्ट बोलेगा कि हमको 16.5% हमको प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है बाकी जगहों पर, वो भी कहेगा 52% हमारे मंत्री क्यों नहीं 52%। दानिश भाई आपको जवाब मिल गया ना, 10 सेकंड अब इसका आप इसे रेस्पॉन्ड कर दीजिए। ये संविधान विरोधी बात आप कर रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा दानिश भाई तो फिर तो प्रेम शुक्ला जी के साथ साथ बाकी सारी जातियां जो है वो आएंगी और कहेंगी कि हम ज्यादा तादाद में हैं, हमारे लोग कहाँ हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम रिजर्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन का कुछ न कुछ आधार है।
मुझे ये बताइए कि जिस सरकार ने नोटिफिकेशन इश्यू किया वो मैटर तो अल्टीमेटली चला गया सुप्रीम कोर्ट में और आज तक पेंडिंग है। आने दीजिएगा, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं चला पा रहे उसको? चलाइए ना आप। हम तो ये कह रहे हैं आप फैसला ला दीजिए उसमें कि नहीं मिलेगा मुसलमानों को, तो काम खत्म हो जाएगा। तो आपको वो भी नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी जो है वो ये कहते हैं कि भाई पसमाना मुसलमानों का मैं हितैषी हूं। अरे हितैषी है तो आपको जो वो है नोटिफिकेशन उसको हटा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप वो नहीं चाहते, इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी का दूसरा पहलू है आप। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहला चीज की ना कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेम माइनॉरिटी कोटा देता है, रिजर्वेशन देता है, वो सही है, बट जब स्टेट गवर्नमेंट देता है वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहला चीज। दूसरा चीज की ना कि ये सही बोल रहे हैं, मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि मुस्लिम्स SC ST कोटा उनको नहीं मिल सकती, बट OBC बैकवर्ड क्लासेस का कोटा मिल सकता है। ST मिलता और वही चीज उनको दिया गया यहीं पे कि ना कि उनको बैकवर्ड क्लासेस में 4% का कोटा दिया गया। और इस पे ये वक्तव्य देना कि ना कि असंवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना कि जब तक ये सबजुडिस है ये मैटर, तब तक हम नहीं दे सकते। लास्ट लाइन ये बोलूंगा कि ना कि जो भी बैकवर्ड, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, जो भी बैकवर्ड, उन सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बैकवर्ड नहीं है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूँ, SC ST की बात नहीं कर रहा। तो ये मेरा वक्तव्य है। ओके, लेकिन आकाश जी आपकी बात, ये जो आखिरी लाइन आपने कही ना, ये एकदम बिल्कुल खरी बात है कि जो बैकवर्ड है उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन जो अग्रण है, जिनके पास इकोनॉमिक बढ़िया कंडीशन है, अब आप जब एक अम्ब्रेला सर के ऊपर ले आते हैं ना, तो आप कंप्लीट कह रहे हैं ना, उसमें फिर वो अच्छा हो कि नहीं हो, पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, सबको आरक्षण मिल जाता है। ये सुविधा क्यों मिलनी चाहिए आनंद विजय जी? ये बड़ा सवाल है। मैं तो हैरान हूं। मैं तो मतलब कैलाश मुनि जी और आकाश मुनि जी और दानिश कुरैशी साहब जिस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कोट किया उन्होंने। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने 2017 में संसद में क्या कहा था, इनको मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर मुसलमानों को आरक्षण देने की घोषणा या बात भी की जाती है तो वो लॉलीपॉप होगा। लॉलीपॉप शब्द उपयोग किया था मुख्तार अब्बास नकवी ने। अगर इनको याद हो और नहीं हो तो गूगल कर लेंगे, पता चल जाएगा। दूसरी बात जो अभी AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी भाई कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को क्यों नहीं देती। अरे बीजेपी किसको देगी वो बीजेपी को तय करने दीजिए ना। कैंडिडेट्स तो विनेबिलिटी के आधार पर तय होते हैं कि किसको कितने सीट मिलेंगे। अब कल को, जैसे अभी कोई साथी वक्ता कह रहे थे कि कल को कोई 52% 53% वाले खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं वो अपने संविधान के फ्रेमवर्क में करिए। और संविधान का, जैसा मैंने पहले कहा, आप लोग लगातार 341 की बात कर रहे हैं। 341 रूबिका जी के सामने संविधान रखा है, देख लीजिए, कहीं भी माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की बात है क्या उसमें? नहीं है। 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसको पढ़ लीजिए, कहीं भी नहीं है। तो सिर्फ मैं दानिश भाई सिर्फ अपने समाज को सही सलाह दीजिए, सही जानकारी दीजिए, उनको बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन जीने का माहौल उपलब्ध कराइए। आरक्षण देने से आरक्षण उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिन्होंने सदियों से बहुत कुछ झेला है और समाज के उस पायदान पे झेला है जहां पर उन पर अत्याचार हुआ है। वो इक्वालिटी लाने का एक माध्यम है उसमें। और दूसरी पे एक खतरनाक बात और आप लोग कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, अगर उसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता तो किसका आरक्षण कम होगा? SC ST का या OBC का? तो क्या एक अलग प्रकार की लड़ाई देश में शुरू करना चाहते हैं आप लोग? और हैदराबाद तेलंगाना में 600 साल मुसलमानों का राज रहा है। किस प्रकार हैदराबाद तेलंगाना उस इलाके में क्या मुसलमानों को वाकई आरक्षण की जरूरत है? वो भी तब जहां उनका राज रहा है। अगर वहां पर कोई पिटी हुई कौम या जाति है तो वो तो फिर नॉन मुस्लिम्स हुए ना, उनके ऊपर बड़े अत्याचार हुए। मेरे ख्याल से वही एक इलाका है जहां पर आज भी दिवाली नहीं मनाई जाती है। रूबिका जी देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं ना, वो शायद जब बात करते हैं तो बातों को घुमा के करते हैं। देश के अंदर में जितना भी एलीट क्लास था वो जा चुका यहाँ से
और जो लोग यहाँ पर थे, जिन लोगों के पास उस वक्त डिसीजन लेने के पावर भी नहीं थे जब 2 नेशन की बात चल रही थी, उस दौर की बात है। सवाल यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीड़ित किसी भी कम्युनिटी का है और उसके लिए अगर कोई प्रोविजन या प्रावधान है तो उसका इस्तेमाल पे पाबंदी लगाने के लिए जो अमित शाह जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, ये कितना मुनासिब है? अगर गैर कानूनी है, 10 सेकंड, ये कितना मुनासिब है? अगर गैर कानूनी है तो अदालत तो अपना फैसला सुना ही देगी। आप क्यों उतावले बचे हुए? ओके अवनीश जी, तो अदालत के फैसला आने तक ये घोषणाएं तो रुबिका जी, आरक्षण की पीछे जो मूल भावना थी वो सदियों से पिछड़े और दबे हुए जिनके साथ अत्याचार होता रहा उनको आरक्षण देकर के मुख्य धारा में लाना। जो ये दानिश कुरैशी टाइप लोग की मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, सब सालों तक जिसने भारत पर राज किया, उनके दबे पिछड़े होने का क्या वजह हो सकती है? दबे पिछड़े होने की एक वजह, दानिश साहब, अगर आप वाकई चाहते हो तो मदरसों से बाहर निकलो, मदरसों से बाहर निकल करके आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा दो तो वाकई उस मुस्लिम कौम का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। आपको राजनीतिक ये 2-4 लोग कैंडिडेट बना करके उनको उनकी झोली भर करके कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फायदा होने वाला नहीं। और जो भी दल इसको मुस्लिम कम्युनिटी को या आरक्षण की लॉलीपॉप दे रहा है, वाकई लॉलीपॉप है, उससे मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फायदा होने वाला नहीं। बड़ी साफ सी बात है। सर अब मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है प्रेम शुक्ला जी, आखिरकार जो बड़ा सवाल यहाँ दानिश कुरैशी उठा रहे हैं, हैदराबाद में, तेलंगाना में, आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? और अगर हुआ तो फिर वहां पर 12% जो हैं वो आपको वोट करने से एकदम चूकेंगे? 88% हमारे साथ है, हम 100% को साथ ले आएंगे। नहीं, और क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कही जाएगी? बिगड़ जाएंगे। प्रेमचंद ने कहा है, प्रेमचंद की पंक्ति है ना, बिगड़ जाएगी। आपको भी और हमारे साथ आकाश मुनि जो कि अक्सर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, उनको भी, तीनों पार्टियों को खूब सारी शुभकामनाएं।